तो हम लोगों ने टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। आज टेस्ट नंबर 8 करेंगे, जो कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लग रहे हैं इसमें। लेकिन देखते हैं अगर इसमें और भी क्वेश्चन होंगे तो साइंस टेक, और शायद इसमें देखो पर्यावरण संरक्षण नियम, तो इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? कास्मिक कीड़े, नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान, कुछ चिकित्सा उपकरणों का निपटान, यूरेनियम खनन। ये सारे जो हैं अपना रेडियोधर्मी प्रदूषण अपनाते मतलब के स्रोत हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल में तापमान को बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है? वायु में मौजूद जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है और उसकी ऊष्मा को बनाए रखती है। सौर विकिरण के पराबैंगनी भाग को और संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के अवरक्त भाग को। तो जो सौर विकिरण का अवरक्त भाग होता है उसको जो है अवशोषित करती है। तीसरा नंबर है स्प्रिंग शॉक क्या है? स्प्रिंग शॉक को अगर बोले तो एसिडिक शॉक भी होता है, जो कि क्या है, जब बर्फ तेजी से पिघलता है तो उसके कारण जो संचित अम्लीय प्रदूषकों को सर्जन होता है, उससे जल निकायों के पीएच में तीव्र गिरावट आती है। तो इसलिए तीसरा का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्प्रिंग शॉक के बारे में थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। स्प्रिंग शॉक, देखो स्प्रिंग शॉक क्या होता है? स्प्रिंग शॉक को एसिडिक शॉक भी कहते हैं। इसको स्प्रिंग शॉक को एसिडिक शॉक भी कहते हैं। और यही होता है कि जब मतलब बर्फ़ तेज़ी से पिघलता है और वहाँ से जो अम्ल अम्ल जो है आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है तो यही जो झीलें, नदियाँ, धाराओं में मुक्त उत्सर्जित कर देती है, जिससे अम्लता अचानक बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो है इसलिए पीएच में गिरावट होती है, क्योंकि पीएच का आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, 0 से 7 अम्लीय रहता है, 7 उदासीन रहता है, 7 से 14 जो रहता है वो आपका क्षारीय रहता है। तो जितना ज़्यादा 7 से 14 के बीच में जाएगा, जितना ज़्यादा जाएगा उतना क्षारीय होगा, 7 से कम जितना होगा उतना ही जो है अम्लीय होगा। तो तीसरा तो ये समझाने वाला चीज़ नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 होता है, पर्यावरण संरक्षण 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो 80, 2, 1, 3 ये डी नंबर क्वेश्चन है, डी सही हो जाएगा चौथा का। ये SDG लक्ष्य 6, 6 घंटे हम क्या करेंगे? सुबह 6 बजे जल लेंगे। ये ट्रिक है, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। 7 सस्ती ऊर्जा, 7 से सस्ती ऊर्जा, 11 से सुंदरड़ी शहर, ये तो याद करना पड़ेगा। 13 ग्रीन, 13 माने क्या होता है? ग्रीन। 13 हरा, हरा करते हैं ना, 13 हरा, मतलब हरा क्यों होगा? जब जलवायु कार्रवाई करेंगे। तो नीचे वाले दोनों सही हैं, दो। यूट्यूब पे वीडियो है, ट्रिक से याद कर लेंगे। SDG 17 पूरा है। बाकी SDG 1 2 जून की रोटी, SDG 2 में भूख है मैंने भुखमरी, SDG 1 में गरीबी है, 3 में तीन 4 दिशाओं में शिक्षा है, 3 में हेल्थ है, तीसरे नंबर पर जब खा पी करके जब बीमार होंगे तो हेल्थ होगा, चौथे नंबर पे आपका SDG 4 में आपका होगा 4, मतलब 4 दिशाओं में शिक्षा होगा, 4 पे 5 पंच मारेंगे, भूखा मारेंगे जब कोई लैंगिक समानता के भेदभाव करेगा। तो लैंगिक समानता है 5वें पे, 6वें में यही स्वच्छ जल है, 7वें में सस्ती ऊर्जा है, और 8वें में क्या था? 8वें में 8 घंटे ड्यूटी करते ना, तो उसमें कुछ कार्य हो रहे हैं 8वें में। 9वें में नवाचार है, 9 से नवाचार। 10 में जैसे हम 5 में मुक्का मारते थे, 10 में भी ऐसे इनक्वालिटी, मतलब उसमें मैंने एक दिन देखा था शायद मुझे। और 11 में संधाड़ी शहर है, और 12 में कुछ और है। 12 में जब बाकी और याद हो जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। 13 में यही जलवायु कार्रवाई है, 14 में जमीन पर नहीं जल पर जीवन है, 14 में, 15 में जमीन पर जीवन है, 16 में सोलिया शांति वाला है, और 17 में भी और कुछ है एक ठू, देख करके आप। अब गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 में हुआ था। क्यों हुआ था गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल? यह अम्लीकरण, सुपोषण और क्षोभमंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए। क्या हुआ था 1999 में? कहा गया कि वायु से जो वायु प्रदूषण है उससे हम थोड़ा सा बचेंगे, तो इसके लिए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल हुआ था। ये तो 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 1999 में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि वायु की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, और संशोधित गोथेनबर्ग जो प्रोटोकॉल है 2019 में लागू हुआ था। और इसमें संयुक्त राष्ट्र, यह यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन का प्रोटोकॉल है। वही है कि इसको कम किया जाएगा, पॉल्यूशन को ओजोन प्रदूषण को कम किया जाएगा। बाकी 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जीरो डेब्रिस चार्टर, मतलब 2030 में जीरो डेब्रिस चार्टर का एक अंतरिक्ष में जो मलबा है बहुत सारे बन रहे हैं, उनको तटस्थ बनाने का, मतलब कम रहे उतना ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो। अभी जापान ने भी एक वुडन वाला भेजा था कि जिसमें मलबा इकट्ठा नहीं होगा। तो इसमें रोमानिया ने हस्ताक्षर किया, यूरोपीय संघ ने,
जबकि भारत मेन कंट्री भारत, अमेरिका, चीन ये सब हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो केवल एक और जो है 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है, इसी संगठन से संबंधित है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम क्या होता है इसको देख लेते हैं। मेमोरी अभी क्योंकि 3 भारत के 3 जो है ना, कौन कौन से, एक 3 जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे प्रेमचंद्र का, अरे क्या बोलते हैं उसको, पंचतंत्र हो गया, और एक और था रामचरितमानस, और ये है सहृदया लोकन, ये सब जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हुए हैं। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो है इसी का प्रोग्राम था। किस संगठन के अंतर्गत आता है ये? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। अब मेमोरी एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन यहाँ लिखा है, इसे याद कर लेना। 1972 के अंतर्गत कौन कौन से? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये भी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, ये भी है। राष्ट्रीय बाघ NTC 1973 73 में तो प्रोजेक्ट टाइगर 72 में था। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी, ये चारों जो है इसके अंतर्गत जो है 1972 के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। चलो एक बार इसको सन दिखा देता हूँ। मान लिया अगर सन लगाने के लिए आ जाए, जैसे केंद्रीय प्राधिकरण 1992 में, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड इसका 1992 93 वो 72 73 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 72 है, और वन्य इसका भी 72 है। WPA भी 72 है। अच्छा, इसका एक चीज़ और दिखाना है मुझे, एक इसमें वो है आपका चित्र है, उसको दिखा दूँ। बहुत अच्छा चित्र था यार, नहीं है ये चित्र, नहीं है इसमें, कुछ कहीं और है। देखो, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना भी 2000 वही 1972 में हुई थी, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1972 और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर इसी के तहत, और वन्य जीव अपराध 1972 के तहत ये भी आता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। 10वां का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अभी CA और TS क्या है? CATS आपके जो है कंजर्वेशन एसोर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड्स प्रबंधन एक ऐसा साधन है जो बाघ संरक्षण रिजर्व या बाघ आबादी वाले जो संरक्षण रिजर्व है उनको संरक्षित प्रभावी प्रबंधन हेतु मानदंड निर्धारित करता है। तो इसमें लैंसडाउन जो उत्तराखंड का है ये शामिल है, चितवन जो नेपाल का है पहला है ये शामिल है, सिकोटे एलिन ये रूस का है, बाकी जिम कार्बेट नहीं है। तो 1 3 4 इसके करेक्ट हो जाएंगे। लिखा है पृथ्वी का चुंबकत्व क्षेत्र पृथ्वी के ब्राहकोड में उपस्थित पिघले हुए लोहे कार्ड होता है, सही है। पृथ्वी का चुंबकत्व ध्रुव इसके भौगोलिक ध्रुवों के साथ पूरी तरह संरेखित है, ये गलत है क्योंकि बदलता रहता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ लाख वर्ष में उत्क्रमित होता रहता है, ये भी सही है। ये दोनों सही है, बल्कि ये संरेखित नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो 12 नंबर का अग्निबाण रॉकेट के बारे में सॉर्टेड है। अग्निबाण रॉकेट अग्निबाण एक 4 चढ़ी नहीं होता है, बल्कि ये 3 चढ़ी होता है। बाकी 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पेलोड ले जाता है। 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक देता है, और ये केरोसिन और ऑक्सीजन तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो ये तीनों सही है, दोनों सही है, पहला गलत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है BOD देखो, बायो ऑक्सीजन मांग क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये होता है कि जब जैसे मान लिया जल में कोई कार्बनिक पदार्थ आ गए तो उनको अपघटित करने के लिए जो जीवाणु हैं, कवक बैक्टीरिया ये सब जीवाणु हैं, उनको अपघटित करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों को जो अपघटित करने हैं, तो जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा जो ली जाती है उसी को बायो ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, BODB। कह रहा है जैव आवर्धन एक ही पोषी स्तर, ये जैव आवर्धन नहीं होता, ये जैव प्रवर्धन होता है एक ही पोषी स्तर में, जबकि जैव आवर्धन अलग अलग पोषी स्तर में होते हैं। जैसे मान लिया कोई अगर जीव खा लिया कोई चीज़ नुकसान वाला चीज़, और उसको जो बेचारा क्या है खा लिया, उसके बाद क्या किया, उसका पचा नहीं, ऐसा चीज़ होता है कि पचता नहीं है। तो जब पचेगा नहीं तो क्या होगा, उसका दिक्कत होगी, उसके बॉडी में दिक्कत होगी, तो फिर उसको जो खाएगा उसकी भी बॉडी में दिक्कत होगी। तो इस तरह से, इसलिए एक पोषी स्तर पे नहीं पर अलग अलग पोषी स्तर पे है। तो पहला गलत हो जाएगा। पारा और DDT समान रूप से पाए जाने वाले जैव आवर्धन है, ये भी सही है, तो दूसरा सही है, करेक्ट होगा। 15 नंबर पारस्परिक क्रियाओं, देखो स्पर्धा, जब स्पर्धा होगी तो दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों आपस में लड़ेंगे तो कुछ न कुछ खरोच तो दोनों को आएगी, तो स्पर्धा में दोनों को नुकसान होता है। अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, ये गलत है, एक को लाभ होता है। और सहभोजता में केवल एक प्रजाति को हानि होती है, इसमें किसी को हानि नहीं होती सहभोजता में, बल्कि एक को लाभ होता है और दूसरे को बिना हानि होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अच्छा, 15 का दूसरा वाले में कन्फ्यूजन लग रहा है, तो दूसरा 15 का देख लेते हैं। 13 14 15
15 का दूसरा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंतर जातीय प्रतियोगिता दो प्रजातियों के मध्य एक परिस्थिति दोनों जीवों के बीच समान प्रजाति, एक प्रजाति को हानि होती है, दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। एक को हानि होती है और दूसरे को कुछ नहीं होता है। लाभ तो नाम का चीज़ ही नहीं है। अंतर जातीय प्रतियोगिता में एक को हानि होगी और दूसरे को कुछ नहीं होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही सही होगा 15 का। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है इन स्पेस के बारे में, माने कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ये गलत है। यह गैर संस्थाओं द्वारा सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को सिंगल विंडो मंजूरी देता है। यह इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये दोनों सही है। बाकी इन स्पेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 16 नंबर में कह रहा है इन स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष 2023 के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन स्पेस जो है अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक स्वायत्त सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। स्वायत्त है, ये प्रशासनिक नहीं है, यहाँ प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम नहीं करता बल्कि स्वायत्त है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। देखो एक शब्द ये प्रशासनिक नियंत्रण की वजह से गलत हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। संकटग्रस्त आयुष्यन के बारे में पूछ रहा है कि आयुष्यन कैसे कैसे मानदंड करता है। तो संख्या दर कम हो जाती है। 5 मानदंड है जिसमें संख्या दर कम हो गए, भौगोलिक वितरण का क्षेत्र, प्रजाति आबादी पहले से कम, और 2 और देख लेते हैं। 2 और इसके हैं कि 2 संख्या कम हो गया, यहाँ पे लिखा संख्या कम, और 2 और है इसकी भौगोलिक वितरण का क्षेत्र, प्रजाति आबादी पहले से कम हो जाए, प्रजाति की संख्या बहुत कम हो, सीमित क्षेत्र में रहती हो, संख्यात्मक विश्लेषण के परिणाम वन में विलुप्त होने की उच्च संभावना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 का डीप फेक के बारे में पूछ रहा है। डीप फेक क्या होता है? वही है कि लोग परेशान करेंगे, मतलब वायरल कर देंगे, फेक वीडियो वायरल बनाना, ये सब सही है। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 60 परिभाषित कहीं नहीं करती। परिभाषित वाला यूपीएससी में बवाल नहीं होता है, तो दूसरा वाला सीधे गलत हो जाएगा। तो हम पहला वाला करेक्ट करते हैं। वैसे देख लेते हैं दूसरा क्यों गलत है एक बार, क्योंकि देखो 2060 की मतलब परिभाषित डीप फेक को परिभाषित नहीं करती, लेकिन धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान है, तो ये परिभाषित वाला सिस्टम यूपीएससी में नहीं होता है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन डीप फेक के बारे में दिया है क्या? हाँ, कह रहा है मनुष्य के लिए डीप फेक का, विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाले डीप फेक का पता लगाना कठिन हो सकता है। 73% मामलों में डीप फेक स्पीच का पता लगा सकते हैं मनुष्य, केवल 73% मामलों में, बाकी और मामलों में नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत बेकार चीज़ें हैं, समझ लो। इंडोर वायु प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें हैं? रेडान से कैंसर हो सकता है फेफड़ों का, ये करेक्ट है। बाकी रेडान कैंसर तो करेगा फेफड़ों का। फफूंद कॉलोनियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले जैविक रसायन एलर्जी उत्पन्न करते हैं और अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। सकने वाला तो सही होता है। एयर फ्रेशनर में प्रयुक्त होने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक गुर्दे की क्षति पहुंचा सकते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है इसके, तो 18 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 19 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा जी? तीनों लगा दिया। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिजी लॉकर के बारे में। अच्छा, डिजी लॉकर तो एकदम आसान क्वेश्चन है। डिजी लॉकर के बारे में, डिजी लॉकर इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय, ये गलत हो जाएगा। मंत्रालय गलत ही होता है अक्सर। डिजिटल प्रणाली के तहत मूल भौतिक दस्तावेजों के समान माना जाएगा, ये सही है। उपयोगकर्ता केवल आधार से नहीं मोबाइल से भी कर सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, बी वाला। चलो एक बार देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अगर 20 नंबर क्वेश्चन पे कुछ और फैक्ट हैं जो अच्छे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है डिजी लॉकर, ना कि 2015 में शुरू किया गया था, और ना कि उसमें आता है क्या कहते हैं शिक्षा मंत्रालय दिया था ऑप्शन में ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी 2000 के तहत विधिक रूप से है और ये समान ही होगा मूल दस्तावेज के, और कोई आधार कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर से बदल सकते हैं। बाकी 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 21 नंबर सुपोफर यूट्रोफिकेशन के बारे में बता रहा है। क्या सुपोफर किसी जल निकाय की जैव ऑक्सीजन मांग को कम करता है? ये गलत है। जैव ऑक्सीजन मांग को कम नहीं करता, बढ़ाता है। सुपोफर के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है, ये सही है। क्योंकि देखो अगर सुपोषण होगा, मान लिया बहुत सारे लोग कार्बनिक आएंगे, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ आएंगे, तो क्या करेगा, जीवों को, जो जीव हैं जो इनको अपघटित करेंगे, उनको ऑक्सीजन की मांग की ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का मांग, बायोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाएगा। बाकी सुपोषण के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है, तो ये सही है। जो सुपोषण के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है। अब इसका देखो रीजन अगर हम देखते हैं, सुपोषण क्या होता है, जैसे जब कोई झीलें, नदियाँ पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन फास्फोरस समृद्ध हो जाते हैं, तो पोषक तत्वों की समृद्धि के कारण शैवाल और अन्य जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है। सुपोषण या तो प्राकृतिक हो सकता है या मानवीय गतिविधि के कारण हो सकता है। ये मांग क्या है कि समान तौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए देखा जाता है। उन्हें समान तौर पर 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में कितना, मतलब कौन अपघटित, कितने ऑक्सीजन चाहिए जो अपघटित कर दें इन कार्बनिक पदार्थों को, तो ये होता है। और पहला ऑप्शन बीओडी को बढ़ाता है। देखो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अतिरिक्त पोषक तत्व किसी जल निकाय में प्रवेश करते हैं, तो शैवाल और अन्य जलीय पौधों वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खपत होगी ऑक्सीजन की इनको बल गलाने के लिए,
अपघटित करने के लिए, तो इसलिए पहला वहाँ पे गलत हो जाएगा और ये तो सही ही दिया है। सुपोषण के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी कैसे होती है? जैसे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी तो शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपघटन के दौरान ऑक्सीजन का उपभोग करते रहते हैं। ऑक्सीजन की यह कमी जल में हाइपोफोसिक निम्न ऑक्सीजन या अनॉक्सिक ऑक्सीजन की समाप्ति की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण सीपीसीबी के बारे में पूछ रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि केंद्र सरकार सलाह देती है, और दूसरा कह रहा है इसे पर्यावरण संशोधन नियम 1986 के तहत उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो अब 22 का सी दोनों सही है। सीपीसीबी एक सांविधिक संगठन है जो कि 1974 के अधीन देखो जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है और वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि उसमें पर्यावरण संरक्षण दिया है, तो सी माने कि दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है और पहला सही है। क्योंकि जल 1974 और वायु का क्या 1980 86 1981 वायु वाला, तो ये भी याद रखना। बाकी और सब चीज़ें तो आसानी है। चलो ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर का बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या था? खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पारी आवागमन। स्टॉकहोम रॉटरडम कन्वेंशन क्या था? खतरनाक पदार्थों में व्यापार की पूर्व सूचित। स्टॉकहोम क्या था? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर कार्रवाई। तो रॉटरडम वाला सही है, दूसरा वाला केवल एक ही गुण सही है। 23 का जो है बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। तो रॉटरडम कन्वेंशन वही है, पूर्व सूचना सहमति होती है। 1998 में रॉटरडम कन्वेंशन हुआ था और 2004 में लागू हुआ था। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, आज से अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, आज से स्टॉकहोम, मतलब वैसे ट्रिक गलत है लेकिन फिर भी चलो, कभी मान लिया ध्यान में नहीं आया तो तुक्का उक्का लगा दिए। नाइट्रोजन, अब देखो मृदा प्रदूषण के परिणाम क्या है? नाइट्रोजन में कमी हो जाएगी स्थिरीकरण में, सही है। मृदा वनस्पति जीवों में असंतुलन होगा, ये सब चीज़ें होंगी, चारों होती हैं। लवणता में वृद्धि हो जाएगी मृदा प्रदूषण से, लवणता में वृद्धि होगी, धूल मिट्टी जब मिलेगा तो मृदा प्रदूषण, चारों होंगे इसके। अब देखो भस्मीकरण क्या होता है? भस्मीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित, अनुपस्थिति नहीं होता बल्कि उपस्थिति होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। ताप गठन अपघटन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का गर्म होना, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तरल पदार्थ में होता है उसका, मतलब ठोस पदार्थ का तरल पदार्थों में होता है इसमें। जैसे कि मान लिया देखो 25 नंबर कह रहा है कि ताप गठन पायरोलिसिस क्या होता है? अब ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और तरल ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। और गैसीकरण क्या होता है? अपशिष्ट को सीधे सिंथेटिक गैस में, तो यही गैसीकरण वाला बस सही है, केवल एक उंगल। तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। बीएचएस के बारे में पूछ रहा है, बीएचएस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी 25 नंबर क्वेश्चन वो हो गया। अगर देखो मान लिया समझ में नहीं आता है तो यहाँ से पॉज करके जो मान लिया 25 नंबर क्वेश्चन किया तो इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।